हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक रेस्पिरेशन। बच्चे, सबसे पहले हमें 5.4 एक्टिविटी में क्या कहा, कहते हैं आप दो टेस्ट ट्यूब ले लो, इसमें लाइम वाटर डाल लो। एक में तो भाई पिचकारी, आपने इसमें एयर लाइम वाटर में डालना है, वही आप खुद ब्रीथ आउट करते हुए इसमें आप एयर को डालो। तो क्या आपको किसमें चेंजेस जो है जल्दी दिखे, और क्या चेंजेस आते हैं हमें पता है। लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाता होता है, और जो हम खुद ब्लो आउट करेंगे ना बच्चे, उसमें ज्यादा जो है जल्दी जो लाइम वाटर है वो मिल्की में टर्न होगा। क्यों? क्योंकि हमारे में जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव टू अगर हम सिरिंज या फिर पिचकारी ले लें। वही एक्टिविटी 5.5 में हमें क्या कहा है, कहते हैं आप क्या करो, एक शुगर का सोल्यूशन ले लो, उसमें कुछ ईस्ट डाल दो। ईस्ट क्या करती है ना बच्चे, जब शुगर सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है तो ये इथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो इन्होंने कहा, कहते हैं अब पहले तो ये टेस्ट ट्यूब में आपने सोल्यूशन डाला और ईस्ट डाल दी, इनको मिक्स कर दिया और उसको आपने बंद कर दिया अच्छे से। उसका जो फ्री एंड था फिर आपने उसको लाइम वाटर में डिप इन कर दिया। डिप करने के बाद यहाँ पे देखो जो कॉक था उसमें एक छोटा सा होल भी था, वही होल से आपकी मिक्सिंग हो जाएगी लाइम वाटर के साथ। जब आप मिक्सिंग होगी तो कहते क्या आपको ऑब्जर्वेशन है कि जो लाइम वाटर है ना, पहली बात तो बच्चे वो मिल्की टर्न हो जाएगा। लाइम वाटर जो है वो मिल्की बन जाएगा। मिल्की क्यों बनेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चे प्रोडक्शन कर देगा ईस्ट, जैसी शुगर सोल्यूशन में जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। फर्मेंटेशन में बनती तो इथेनॉल है, क्योंकि शुगर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इसी रिएक्शन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है शुगर से, जिसे हम पायरुवेट कह देते हैं, इसी को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण जो हमारा लाइम वाटर है बच्चे वो में हो जाएगा मिल्की। अब प्रोसेसेस ना बच्चे दो टाइप के होते हैं रेस्पिरेशन में, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज है, कोई भी रिएक्शन है वो हो रही है। वही एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। समझ आई बच्चे बात? अब इसमें भी यही टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है कि कहते हैं जो हमने खाना बनाया था न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में, वही खाना जो है आगे उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सम ऑक्सीजन। अगर वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते होते हैं। और पहले क्या होता है हमारे पास ग्लूकोज होता है जो एज अ फूड हमने खाया था, ठीक है। उसकी फर्दर ब्रेक डाउन वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पायरुवेट। और यही पायरुवेट जो है हमारे कहाँ पे बनता है? साइटोप्लाज्म में। मतलब हमें पता है हमारा सेल होता है, सेल सेल की जो यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा 6 कार्बन जो है वो 3 कार्बन में कन्वर्ट है। जो 6 कार्बन है वो ग्लूकोज है, 3 कार्बन जो है हमारा वो पायरुवेट है। ये पायरुवेट यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद पायरुवेट क्या करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में चला जाता है बच्चे। यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन लगता है, अगर ऑक्सीजन है वो आगे बना देता है, अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है उस कंडीशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इसी प्रोसेस को अगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं फर्मेंटेशन। समझ आई बच्चे? और यही अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसी को ही हम कह सकते हैं आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको ही हम अच्छे से पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा खाना बना था, न्यूट्रिशन हमने लिया था, सबसे पहले जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, और वो आगे टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पायरुवेट। ये कहाँ पे होता है सारा का सारा प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अभी हमने देखा था कि एक एरोबिक होता है, मतलब इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है एनारोबिक। अगर तो ऑक्सीजन है तो जो ये साइटोप्लाज्म में हमारा पायरुवेट बन गया, ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, जिसे हम अपने बॉडी फंक्शन के लिए यूज करते हैं। वही अगर बाय चांस वाटर सॉरी ऑक्सीजन नहीं है तो उस केस में क्या होता है, जैसे ईस्ट में ऑक्सीजन की उनको जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, पायरुवेट जब बना तो उसको सीधा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में यूटिलाइज कर देते हैं। और वही अगर हमारी मसल्स की बात करें, मसल जब हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चे। अगर वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी है तो उस केस में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। लैक्टिक एसिड ही रीजन होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद जो आपके क्रैम्प्स नहीं पड़ जाते,
वो इसके कारण ही बनते होते हैं बच्चे। ये जितने भी हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, तो इसमें जब हम एनर्जी रिलीज होती है तो वो आगे क्या बना देती है बच्चे, एटीपी बना देती है। एटीपी को हमारी बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं। जो एटीपी है ये ब्रेक डाउन होकर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हमें एनर्जी या फिर हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो सारी की सारी रिएक्शंस करने में हमें हेल्प करती है। अब एटीपी, एटीपी होती क्या है, एक एनर्जी करेंसी होती है हर बॉडी सेल के प्रोसेसिंग के लिए। एनर्जी जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में वो हम यूज करते हैं एटीपी को बनाने के लिए। एटीपी वैसे बनता किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक जो हमारे पास फॉस्फेट होता है ना, इन दोनों को मिला के इसमें हम एनर्जी डालेंगे अपनी तरफ से, तो इससे हमारे पास एटीपी बन जाता है। होता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या करते हैं, एटीपी को यूज करते हैं और रिएक्शंस करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हमारे टर्मिनली एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लगा होता है वो ब्रोक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और एनर्जी कितनी रिलीज कर देता है बच्चे, 13.5 किलो जूल्स पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज कर देता है। कहते हैं अब यही सोचो कि अगर एक बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, और उनको हम मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं, तो सिमिलरली एटीपी भी जो है हमारे सेल्स यूज करते हैं हर चीज करने के लिए, चाहे आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे प्रोटीन की सिंथेसिस हो, या फिर नर्वस सिस्टम का काम हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी है, वो सारा कुछ क्या कौन करेगा बच्चे, हमारा एटीपी। उसके बाद इन्होंने कहा, कहते हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होगी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है। अगर बात करें, कहते हैं हमने ये पढ़ा था पहले कि प्लांट्स में जो गैसेस है उसकी एक्सचेंज कौन करते हैं, स्टोमेटा, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है जो कि हमारे जितने भी सेल हैं उनको एयर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये इस केस में सीधा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकती है। बट जो ये डिफ्यूजन हो रही है ये किस पे डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि रात को है, हमें पता है कोई भी फोटोसिंथेसिस करनी होती, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ही मेजर एलिमिनेशन होती होती है प्लांट से। डे टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है जिसको वो आगे यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो इस केस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे, इंस्टेड वो क्या रिलीज करते होते हैं, ऑक्सीजन। तो ये डिपेंड करता है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा कि आपको उस प्लांट सेल की रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को लेना होता है, एनवायरमेंट से भी ले सकते हैं, और उन्होंने उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ, उनका हमारी बॉडी में तो वेस्ट एज अ टॉक्सिक है तो हमने बाहर निकालना होता है। तो हमें पता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बच्चे ये ऑक्सीजन को लेते हैं इन्वायरमेंट में से, बट जो हमारे पास एनिमल है जो कि वाटर में रहते हैं ये ऑक्सीजन कैसे ले पाते हैं बच्चे, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना वाटर में, वहां से बच्चे। अब 5.6 एक्टिविटी में हमें क्या कहा, कहते हैं आप फिश को एक्वेरियम में देखो, देखो क्या वो उनके जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं माउथ की और गिल स्लिट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो आप देखो कि क्या उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो माउथ और गिल स्लिट्स की है क्या वो कोऑर्डिनेट मैनर में हो रही है, एक सेम मैनर में हो रही है, और कितने टाइम जो है फिश जो है ओपन एंड क्लोज कर रही है अपने माउथ को 1 मिनट में, और कंपेयर करना है कि वो कितने टाइम्स 1 मिनट में ये ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं बच्चे। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले तो यस कि ये दोनों हमेशा जो कोऑर्डिनेट मैनर में करते हैं। जैसे कि अगर मैं फिश की बात करूं, वो माउथ से पहले क्या करते हैं बच्चे, वाटर को लेते हैं और गिल्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या है, वाटर जो है उनकी बक्कल कैविटी में आ जाता है, जिससे वो फोर्स करते हैं कि जो वाटर है वो गिल्स तक पहुंचेगा, जो कि डिजोल्व हो जाता होता है ब्लड स्ट्रीम के साथ, ब्लड स्ट्रीम के साथ हुआ, तो वो सारी की सारी बॉडी में क्या ट्रेवल करवा देते हैं बच्चे, ऑक्सीजन को ट्रेवल करवा देते हैं। और नेक्स्ट है, अगर मैं देखूं कि हमारी जो फिश है वो कितने टाइम ओपन या फिर क्लोज करते हैं अपने माउथ को इन मिनट में, तो इसका आंसर है 100 मिनट प्लस 100 टाइम्स कह सकते हो आप, 100 या फिर प्लस 100 टाइम्स कर देती है पर मिनट, बेस्ड ऑन की फिश का साइज क्या है और किस टाइप की फिश है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमने कंपेयर करना है। कंपेयर हम खुद से कर सकते हैं, जो हम है, ह्यूमन है, ह्यूमन हमें पता है कि हम जो है 12 to 16 टाइम ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में, और वही फिशेस 100 या फिर 100 से तो ज्यादा बार ब्रीथ करती है 1 मिनट में। तो इससे तो सिंपली क्लियर है कि जो फिशेस हैं वो ज्यादा ब्रीथ करती हैं देन ह्यूमन।
इजी। नेक्स्ट, कहते हैं हमें पता है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जो हमारे फिशेज है उनको तो डिजोल्व ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, कहते हैं जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा कम होती है बच्चे। इसी कारण जो है एक्वेटिक एनिमल्स को अपना ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब समझ आया क्यों जो फिशेज है उनका ब्रीदिंग रेट इतना ज्यादा है, हमारा कम है बच्चे। ये चीज है। फिशेज को क्या है, वाटर को अपने माउथ से लेना पड़ता है, फिर उनको बहुत ज्यादा फोर्स के साथ गिल्स तक पहुंचाना पड़ता है कि वहां पे वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर ले उसका ब्लड और सारी बॉडी में पहुंचा पाए। अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और जो ये ऑक्सीजन ली जाती है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन्स हैं हमारे हर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के, वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ये इनका ना जो जितने भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर्स है ये अपना ना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो प्रॉपर ऑक्सीजन इनको सप्लाई हो पाए। एक्सचेंज जो होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सरफेस पे ही होती है। सरफेस जो है हमेशा फाइन होना चाहिए, डिलाइट होना चाहिए कि जो एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो। उसके बाद अगर हम सरफेस को प्रोटेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक पैसेज जो है प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं, जो एयर है वो इन एरियाज में प्रॉपरली फ्लो हो पाए। इसके एडिशनली अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, इन और आउट प्रॉपरली हो पाए एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम जो ऑक्सीजन है अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते होते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम एयर से जो है बॉडी में पहली बात तो बाय नोस्ट्रिल्स ऑक्सीजन को लेते हैं। ये नोस्ट्रिल्स पहले हमारे जो नेजल कैविटीज है वहां पे फिल्टर आउट होते हैं, वहां पे हेयर्स वगैरह होते हैं ना, तो डस्ट वगैरह वहीं पे होल्ड हो जाता है, और उसके बाद जो प्योर एयर है वो हम पास कराते हैं आगे थ्रोट टू लंग्स। और यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं थ्रोट्स में, हमारे थ्रोट पे, कि वहां पे एयर पैसेज जो है एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना करे बच्चे। उसके बाद यहाँ पे मोर टू नो के बारे में लिखा हुआ है, कहते हैं अगर अपने तंबाकू को खा रहे हो या फिर उसके रिलेटेड उसके जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे सिगार हो गया, सिगरेट वगैरह हो गया, इनको आप खाते हो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि तंबाकू जो है वो ये हमारी टंग को, हमारे लंग्स को, हार्ट को, लीवर को, सभी को खराब करती है। जो स्मोकलेस तंबाकू होते हैं बच्चे ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। ये क्या क्या हमें कर सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, हमें स्ट्रोक आ सकता है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स लग सकते हैं, हमें कैंसर हो सकता है। कि सबसे सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, आपको ओरल कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे इंडिया में जो लोग तंबाकू को खाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ गुटखा, तो उनको उनके इसके कारण उनको ओरल कैंसर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी करके कहते होते हैं कि हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर हम हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वही मैंने कहा, वैसे तो हम माउथ से भी जो है एयर लेते हैं, नोज से भी लेते हैं, बट कहते होते हैं कि हमें नोज से ही लेना चाहिए। क्यों बच्चे, हमारे जो नेजल कैविटी होती है यहाँ पे हेयर्स होते हैं जिसके कारण जो डर्ट है, जो टॉक्सिसिटी है वो हमारे यहीं पे होल्ड होके सिर्फ प्योर एयर अंदर जाती है। अगर बाय माउथ लेते हैं तो वहां पे प्योरिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद थ्रोट में जाते हैं, थ्रोट के थ्रू आगे हमारे जो है वो लंग्स में पहुंचते हैं। लंग्स भी पहले ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई ये है जैसे आप एक ग्रेप्स ला लो, ग्रेप्स की एक मेन स्टेम होती है, उसके बाद टू फर्दर स्टेम्स, इसके टू फर्दर स्टेम्स में अगर आगे बहुत सारी स्टेम्स हो तो यही है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये मैं कह रही हूँ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के नीचे बहुत सारी ये छोटी छोटी जो बनी हुई है इनको हम ब्रोंक्योल्स कहते हैं। ब्रोंक्योल्स के जो एंड होते हैं उनको हम कहते हैं एल्वोलाई। यहाँ पे हमारी एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते हैं लंग्स के जो अगर बात करें, विद इन लंग्स जो है हमारे पास बहुत छोटी छोटी डिवीजन होती है, ट्यूब्स होती हैं, जिसके फर्दर एंड में क्या होता है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण हमारी जो एक्सचेंज होता है वो गैसेस बहुत इजिली हो पाती है। और ये जो एल्वुलाई है इनकी वॉल्स किनके साथ कनेक्टेड होती है बच्चे, ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। जब हम, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है बच्चे। एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। बच्चे अगर मैं सांस ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ, सिर्फ सांस का लेना और छोड़ना इज नोन एज ब्रीदिंग। बट वही अगर मैं अपने जो मेरे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, अपने फूड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और उससे जो एनर्जी निकलती है वो हमारे लाइफ के प्रोसेसेस में हम यूज में लाते हैं, इस चीज को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। समझ आई बात। तो मतलब ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का बच्चे पार्ट है। अब मैं बात करूं तो जब हम रेस्पिरेट कर रहे हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग टाइम क्या होता होता है, जब आप सांस लोगे
तो एक तरीके से बैलून ला लो, बैलून है, जब आप सांस भरोगे उसमें तो वो एकदम से फूलता है, तो उसके आसपास वाली चीजें भी फूलेंगी। तो उस टाइम क्या होता है, आपकी रिब्स जो है वो ऊपर को अपलिफ्ट हो जाते हैं, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, क्योंकि उसमें बाहर आ जाता है। सपोज करो आपका डायफ्राम ये है, ऊपर आपका केज है, यहाँ पे ये वाला पार्ट भारी हो गया, तो ये बेंड होने की जगह स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। वही चीज इन्होंने कहा है। अब और आपकी चेस्ट कैविटी भी क्या हो जाएगी बच्चे, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हमने सारी बॉडी में सप्लाई कर दिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब एल्वेलाई तक पहुंचेगी कि वो एयर में रिलीज आउट हो जाए। तो वो रिलीज आउट कैसे होगी, उस केस में ये सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा, जो रिब्स है वो अपनी जगह पे दोबारा से आ जाएंगे, डायफ्राम अपनी जगह पे दोबारा से आ जाएगा, और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती होती है बच्चे। ठीक है, उसके बाद जो ब्रीदिंग साइकिल होता है, कहते हैं ब्रीदिंग साइकिल में हम क्या करते हैं, एयर को इन और आउट करते होते हैं। लंग्स जो है हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कुछ वॉल्यूम जो है अपने आप में होल्ड करके रखते हैं, इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके रखते हैं कि अगर बाय चांस हमारे पास कुछ टाइम के लिए सप्लाई ना हो, तो हमारे पास कुछ बैकअप हो, होल्ड में हो, उसी हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आई बच्चे बात। कहते हैं अगर हम बॉडी साइज की बात करें एनिमल्स की, जितने ज्यादा बड़े एनिमल्स होंगे उतना ही डिफ्यूजन प्रोसेस डिफिकल्ट है उनके लिए, अगर वो ऑक्सीजन को लेना चाहते हैं तो उनको एक स्पेशल एक ऑर्गन सिस्टम चाहिए होगा जिससे वो ऑक्सीजन को ले पाए और अपनी हर बॉडी पार्ट में उसको प्रोवाइड कर पाए। समझ आई बच्चे, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे ह्यूमन में रेस्पिरेटरी एक पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही यही बहुत जल्दी जो है ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है, और सारे ही हमारे ब्लड में हमारी सारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चे कर देता है। अब इसके अलावा इन्होंने एक चीज और की है, कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा जल्दी वाटर में डिसॉल्व होती है देन ऑक्सीजन। इसी के लिए जो है हमारे बॉडी में जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ही हमेशा डिसॉल्व फॉर्म में हो पाती है बच्चे। इस तरीके से ही सारी यूटिलाइजेशन होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की। यहाँ पे लिखा है, कहते हैं स्मोकिंग जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ये हमें लंग कैंसर कर सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, वहां पे छोटे छोटे से हेयर होते हैं जिसे हम सिलाई कहते हैं। ये सिलाई जो है जर्म्स, डस्ट और हार्मफुल पार्टिकल्स जो हम इनहेल कर देते हैं उनको रोकने में काम आते हैं। बट अगर हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से क्या है, ये हेयर जो है खराब हो जाते हैं, जिसके कारण जर्म्स वगैरह, डस्ट, स्मोक सारी हमारी लंग्स में पहुंच जाती है, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन भी हो जाती है, कफ भी हो जाती है, और फाइनली लंग कैंसर हो सकता है बच्चे। जो हमारे एल्वेओलर सरफेस है बच्चे बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है, वाइड हो जाता है, जिसके कारण ये 80 मीटर स्क्वायर तक का एरिया कवर कर सकते हैं। कहते हैं हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज। पहली बात तो कहते हैं क्या कितना अपना है, इतना सफिशिएंट है कि हमारे जो गैसेस है उसका एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाए। और उसके बाद इन्होंने कहा, कहते हैं अगर हम डिफ्यूजन पे डिपेंड रहे तो उस केस में एक मॉलिक्यूल अगर हमने ऑक्सीजन का सारी बॉडी को पहुंचाना होगा ना बच्चे, उसको 3 इयर्स लग जाएंगे। तो हम ग्लैड नहीं है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, अगर हीमोग्लोबिन है तभी हम ऑक्सीजन को बहुत इजिली पिकअप कर सकते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह चीज को लेके जाना, फर्स्ट टॉपिक ही यही है कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसको समझने से पहले ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमें कहा है कि हमने हेल्थ सेंटर जाना है। वहां पे हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट एक बॉडी में कितना होता है, अगर चिल्ड्रंस में कितना होता है, अडल्ट में कितना होता है, मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है। वैसे ही आपने वेटनरी क्लिनिक में जाना है, वहां पे भी आपने बफेलो और काऊ में देख के आना कि इनमें हीमोग्लोबिन कितना होता है, अगर बच्चे हैं इनके, अगर ये खुद मेल फीमेल एनिमल है, इनमें कितना होता है, हमने ये चीजों को कंपेयर करना है। अब देखो बच्चे, अडल्ट मैन में जो होता है वो 13.8 टू 17.2 ग्राम्स पर डेसिलीटर्स होता है, और वही वीमेन्स में इतना होता है, और चिल्ड्रन में आप देख रहे हो इतना होता है। तो अगर हम इन तीनों में पहले मेल और फीमेल में कंपेयर करें तो मेल में जो है वो ज्यादा होता है हमारा हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू वीमेन, एज पर बॉडी मास होता है बच्चे, और हार्मोन के डिफरेंस के बेसिस पे होता है। और अगर हम चिल्ड्रंस और अडल्ट्स की बात करें तो इस कंडीशन में भी अडल्ट्स में ही ज्यादा है एज पर हमारे चिल्ड्रन। रीजन क्या है कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनमें भी हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ता जाता है। वही अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, काऊ और बफेलो का अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट सेम है स्टिल। जो बफेलो है इनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, रीजन वही है, अगर कंपेयर करें मेल और फीमेल का
तो मेल एनिमल में ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन एज पर फीमेल एनिमल। वही अगर इनके बच्चों की बात करें, काफ्स की बात करें, तो उनमें भी कंपैरेटिवली कम होता है एज पर एडल्ट हमारे जो होते हैं एनिमल्स। ये चीज है। अब कहते हैं कि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड होता है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें एक मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ही है जो हमारे पूरी बॉडी में फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह को डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जो ऑक्सीजन बच्चे वो कौन कैरी करके लेके जाते होते हैं? हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ही हम रेड ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं, क्योंकि जो ब्लड का रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है बच्चे। उसके बाद अगर हमने ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करवाना है, तो उसके लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होगा जिसे हम कहते हैं हार्ट। हार्ट ही है बच्चे जो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करवाता है। तो हमारी छोटे छोटे नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, यही ट्यूब्स जो है एक सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है कि हमारा नेटवर्क जो है प्रॉपर्ली मेंटेन हो और उसकी रिपेयरिंग अच्छे से हो अगर वो डैमेज हो जाए बच्चे। हमारा जो पंपिंग सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी मुट्ठी के साइज का होता है बच्चे। यहाँ पे ही हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, जो कि फर्दर हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके हमारे अलग अलग चैम्बर्स, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। वही हार्ट की बात करें तो हार्ट में डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर को सेपरेट आउट करते हुए पूरा मेंटेन किया जाता है। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स में पहुंचता है बच्चे, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में से निकालता है। वही ऑक्सीजनरी ब्लड जो है वो लंग्स से आता है और हमारे हार्ट तक पहुंचता है, और उसको फर्दर हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप आउट करता होता है बच्चे। ये चीज है। अब क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक इस तरीके से आप शेप को समझो। ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया हमारा राइट आर्ट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नीचे इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। उसके बाद यहां से जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, ये लिखी हुई है बच्चे। ठीक है। और वही जो यहां से निकल रहा है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जहां से हमारा राइट आइट्रम में आ रहा है तो इसे हम कहते हैं वीना कैवा, ये लिखा हुआ है बच्चे। और लोअर एंड से, जहां से हमारा वीना कैवा लोअर एंड से आता है, मतलब दो साइड से हमारा फ्लो है, ये चीज वो चीज हमें मेंशन की हुई है। समझ आई बच्चे? तो क्या होता है कि ऊपर हमारे लंग्स है, ठीक है, नीचे हमारी बॉडी है। मैं आपको ये प्रॉपर सर्किट समझा रही हूँ, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक साइड तो अगर मैं एक लाइन ऐसे लगा दूं, ऐसे, तो एक साइड तो सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो चल रहा है, यहां से ये नीचे को गया और यहां से ये सारी बॉडी में जा रहा है। एक साइड तो सारा का सारा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो चल रहा है, और एक डायरेक्शन से हमारा सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो चल रहा है बच्चे। तभी हमारी बॉडी को कहते हैं कि हमारी बॉडी है जो वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम करती है बच्चे। अब मैं जब बात कर रही हूँ तो क्या होता है, हमारा सबसे पहले जो ब्लड है, लंग्स ने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन जो लंग्स ने लिया था एल्वुलाई में, ठीक है, वो एल्वुलाई में लिया हुआ ऑक्सीजन ब्लड में आता है। ब्लड में आके वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में जब वो आता है तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये नेक्स्ट चैम्बर में हमारे जो ब्लड है ऑक्सीजन ब्लड को पहुंचा देती है, जो कि है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे पहुंचा होगी तो नीचे को ब्लड गया, नीचे को ब्लड गया क्योंकि ये रिलैक्स फॉर्म में था। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जितना भी हमारा ब्लड है वो आगे सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा बच्चे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि लेफ्ट आर्टरियम क्या है, जब वो रिलैक्स था तो वहां पे पहली बात तो वहां पे ब्लड आया, वहां पे ब्लड आने के बाद उसके बाद उसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो नेक्स्ट चैम्बर में पहुंच गया, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल उस टाइम रिलैक्स था तो जितना भी ब्लड है उसमें ट्रांसफर हो पाया। वही जब लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो वो सारा का सारा ब्लड हमारी बॉडी में चला गया। बच्चे समझ आ गई कि अगर कोई पार्ट रिलैक्स फॉर्म में है
तो ही उसमें जो है ब्लड का ट्रांसफर हो पाता है, और वो आगे मूव तभी हो पाता है जब होती है कंट्रैक्शन। वही कहते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब हमारी बॉडी में से है, वो राइट आइट्रम में आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे राइट आइट्रम क्या है, रिलैक्स फॉर्म में है। जब राइट आइट्रम कंट्रैक्ट करेगा तो नीचे वाला जो हमारा वेंट्रिकल है वो रिलैक्स फॉर्म में होगा, तभी जितना भी ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो पाएगा। यहाँ पे जब ट्रांसफर हो गया बच्चे, ये चीज यहीं पे लिखी है, जब ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे, तो क्या होगा कि नीचे राइट आर्टरी अब क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। तो इससे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में पहुंच जाएगा, एल्वेलाई के सरफेस पे पहुंचेगा, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर को रिलीज आउट हो जाएगी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं जो वेंट्रिकल्स है बच्चे, इन्होंने हमारी जो ब्लड है उसको वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचाना होता है। तो बच्चे जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती हैं एज पर आर्टरीज, और उनमें जो वेल्व्स लगे होते हैं, जहाँ पे जो ये रस्ते हैं, यहाँ पे एक तरीके से ढक्कन लगे होते हैं। यहाँ पे जो वेल्व्स हैं इन पे प्रॉपर ढक्कन लगे होते हैं। जो ये ढक्कन लगे हुए हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो आगे एक डायरेक्शन में ही जाए, वो बैक फ्लो ना हो बच्चे। समझ आई बात? यही अब इन्होंने कहा, जो मैंने अभी आपको समझाया इसको ही इन्होंने अब डिटेल में समझाया। वही मैंने हार्ट की शेप बनाई, ऊपर लंग्स की कैपिलरीज है, नीचे हमारी बॉडी की कैपिलरी है। इन्होंने कहा, कहते हैं कि जो ये सेपरेशन होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हमने हाई लेवल पे ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, अगर ये हमारी बॉडी में मैकेनिज्म हो पाता है, तो एनिमल्स जैसे कि अगर मैं बात करूं मैमल्स की, बर्ड्स की, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बच्चे यही कारण से मेंटेन कर पाते हैं। और वही अगर मैं बात करूं जो एनिमल्स हैं जो एनर्जी को इस पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं, तो उनको किस पे डिपेंड होना पड़ता है बच्चे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसे एम्फीबियंस की बात करूं, जैसे रेप्टाइल्स की बात करूं बच्चे, इनमें 3 चैम्बर्स होते हैं। 3 चैम्बर्स का मीनर सेंस क्या है कि ऊपर तो 2 चैम्बर्स है, नीचे एक सिंगल चैम्बर है। तो मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक सिंगल चैम्बर में जाके मिक्स हो जाता है, जिसके कारण ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं बच्चे। वही अगर मैं फिशेस की बात करूं तो इनमें सिर्फ 2 चैम्बर है, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बिल्कुल ही मिक्स होके आता है बच्चे, ये चीज है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, 2 चैम्बर्स होने के कारण जो ब्लड है वो गिल्स तक पहुंचाया जाता है। गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी में ट्रेवल करवाती है। यही जो ब्लड है वो एक सिंगल साइकिल में ही दोबारा से कहाँ पे पहुंच पाता है बच्चे, फिश के हार्ट से ही पूरी बॉडी में पहुंच पाता है। वही अगर बात करें हार्ट जो है, वही एनिमल में, जैसे कि हम हो गए वर्टिब्रेट्स, हम में हर साइकिल में 2 बार जो है पूरे ब्लड को फ्लो करवाता है। तभी हम कहते हैं कि हमारे में जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वाला हो रहा है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। कहते हैं जो फोर्स है हमारे ब्लड एक्सर्ट करते हैं अपनी वॉल्स जो वेसल्स की है उसको ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है बच्चे वो आर्टरीज में ज्यादा होता है एज पर कंपेयर टू वेन्स। कहते हैं जो प्रेशर होता है इनसाइड आर्टरीज वो ड्यूरिंग वेंटिकुलर सिस्टोल के कारण होता है। जो कंट्रैक्शन होती है ना उसके कारण जो होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वही आर्टरीज में जब डायस्टोल होता है, मतलब जब हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो रही होती हैं, उस टाइम पे जो होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल जो हमारा प्रेशर होना चाहिए सिस्टोलिक वो 120 mm ऑफ एच होना चाहिए, वही डायस्टोलिक जो वो 80 mm होना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं बाय स्फेग्मोमैनोमीटर के थ्रू। जो हाई प्रेशर हो जाता है अगर बाई चांस किसी जने में हाई प्रेशर है तो बच्चे उसको हाइपरटेंशन रहती है। बेसिकली इस केस में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होती है आर्ट्रियोल्स की, जिसके कारण जो है ब्लड फ्लो वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और इसके कारण ही जो आर्टरीज है उनमें रप्चरिंग हो जाती होती है। रप्चरिंग के कारण इंटरनल हमारी बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है। तभी कह देते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होना नहीं चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। आगे बात करें ट्यूब्स की, ट्यूब्स मतलब ब्लड वेसल्स की। बच्चे अगर आपको बताऊं, एक आर्टरीज होती है, आर्टरीज के बाद बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रेवल करवाते हैं, फिर होती है वेन्स। तो वही चीज हम बात करते हैं, कहते हैं जो आर्टरीज है, आर्टरीज जो है ब्लड को, जो वेसल्स जो हैं वो ब्लड को हार्ट में से लेके वेरियस ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के वहां तक पहुंचाती हैं। उसके बाद जो ब्लड है हमारा वो हार्ट में से निकलता है विद हाई प्रेशर।
इसी के कारण जो आर्टरीज होते हैं बच्चे, ये थिक वॉल्ड होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होते हैं। वही जो वेन्स है, वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको डिफरेंट ऑर्गन में से कलेक्ट करती हैं और दोबारा से कहाँ पहुंचा देती है बच्चे, हार्ट में। इसके लिए तो हमें थिक वॉल नहीं चाहिए होती, जो ब्लड है वो इतने प्रेशर में वेन्स में फ्लो नहीं करता होता। बट इनको हमेशा क्या चाहिए बच्चे, वेल्व चाहिए। वेल्व तो चाहिए कि बैक फ्लो ना हो और एक डायरेक्शन में ही ब्लड का फ्लो हो बच्चे। उसके बाद जैसे ही हमारे ऑर्गन्स के पास ये पहुंचते हैं, जो आर्टरीज हैं वो छोटी छोटी वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती होती हैं बच्चे, जो हर एक सेल के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो पाए। जो ये जितनी भी स्मॉल वेसल्स होती हैं बच्चे, एक पहली बात तो ये सिंगल सेल थिक सेल्स होते हैं जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे बीच वाली बताई है आपको। ठीक है, यहाँ पे है प्रॉपर एक्सचेंज हो पाता है हमारा मटेरियल्स का ब्लड और सराउंडिंग सेल के साथ। क्यों? क्योंकि इनकी थिन वॉल्स होती हैं। कैपिलरीज की बात करें तो जो कैपिलरीज हैं वो वेन्स के साथ मिलके जो है प्रॉपरली हमारे ब्लड में से ब्लड को ऑर्गन्स और टिश्यूज में से मूव करवाने में हेल्प करती हैं बच्चे। अगर आगे बात करें मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, कहते क्या होता है कि अगर बाय चांस ये ट्यूब्स जो है वो लीक हो जाए, अगर आपको कोई चोट लग जाए, आपकी ब्लीडिंग आने लग जाए, तो नेचुरली आपका ब्लड लॉस होने लग जाता है। अगर इस चीज को हमने मेंटेन करना है तो हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को प्लेटलेट्स चाहिए बच्चे, जो हमारी बॉडी में से एक्सेस फ्लो हो रहा है उसको रोक पाए। लीकेज क्या होता है, लीकेज के कारण क्या है, हमारा प्रेशर जो है हार्ट का वो कम हो जाता होता है, जिस करके जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती होती है बच्चे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए प्लेटलेट सेल क्या करते हैं बच्चे, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और वो पार्ट्स को लीक प्लग इन करते हैं जहां पे लीकेज हो रही हो, वहां पे क्लॉट बना देते हैं, जिसके कारण हमारा जो ये प्रेशर जो है वो बॉडी का मेंटेन है बच्चे। हम लिम्स भी एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड जैसे ही होता है, बट ये कलरलेस होता है बच्चे। ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। बेसिकली कैपिलरीज में ना पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से ना कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड वेसल्स बाहर को निकल आते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, टिश्यूज की में। वही जो है एक टिश्यू फ्लूइड बना देते हैं जिसे हम लिम्फ कहते हैं। ये बिल्कुल ही जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वैसे दिखता है, बट ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन कंटेंट भी कम होता है बच्चे। जो लिम्फ ड्रेन होता है ना, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में से इंटरसेलुलर स्पेस में ड्रेन आउट होता है, जो कि फर्दर की एक बहुत बड़ी लिम्फ वेसल के साथ जुड़ा होता है, जो फाइनली बड़ी सारी लार्ज वेन में हमारी ये सब चीजों को लेके जाता है। बेसिकली लिम्फ क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव और जो एब्जॉर्ब फैट होता है ना इंटेस्टाइन में, एक तो उसको कैरी करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा क्या है, जो हमारे पास एक्सेस फ्लूइड है हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में, उन सभी को दोबारा से ब्लड में भेजने में हेल्प करता होता है बच्चे। अब बात आई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किस किस की होती है, फूड की होती है, गैसेस की होती है और वाटर मिनरल्स वगैरह की होती है। तो दो मेन चीजें चाहिए होती है, एक जाइलम जो कि पानी और मिनरल वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, एक होता है फ्लोइंग जो कि खाने को ट्रांसपोर्ट करवाएगा बच्चे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल कंपाउंड्स को लेते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर देते हैं, जहाँ की फर्दर स्टोर होता है हमारे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स में, जो कि एनर्जी को यूज अप करके अपना खाना बना देते हैं। ये बेसिकली जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो प्लांट्स इससे अपनी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो प्लस सॉइल से जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिनरल, इनको भी टेकअप करते हैं बच्चे, इनकी एब्जॉर्प्शन करते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के साथ ये ले लेते हैं बच्चे। अब अगर बात करें डिस्टेंस की, तो जो सॉइल कंडक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। एनर्जी और जो मटेरियल होता है उसका डिफ्यूजन इन पार्ट्स में बहुत जल्दी और इजिली हो पाता है बच्चे। बट अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो उस केस में क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो इनाफ नहीं होता, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है प्लांट्स को। तो एनर्जी जो नीडेड होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, प्लांट्स के पास, प्लांट मूव तो नहीं कर सकते, उनके बॉडी पार्ट्स भी जो है वो लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं, वो डेड सेल होते हैं, ये भी चीज हमें पता है। एज अ रिजल्ट उनके में उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है कंपैरेटिवली अगर हम अपनी बात करें। और उसके बाद जो डिस्टेंस होता है
वो भी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े लंबी लंबी ट्रीज होती है, इन सब में एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट है। हम इंडिपेंडेंटली जो प्लांट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे जाइलम है, जाइलम क्या मूव कराता है, वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में से लिया जाता है। वही जो फ्लोइम है वो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। सबसे पहले अब बात आई ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम जो टिश्यूज होते हैं इनमें वेसल्स और ट्रैकियर्स होते हैं जो कि हमारी रूट स्टेम्स और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड होते हैं कि ये प्रॉपर एक कंटिन्यूस सिस्टम बना पाए, जिससे जो वाटर है वो हमारे प्लांट्स के सारे बॉडी पार्ट्स में प्रॉपरली पहुंच पाए। कहते हैं रूट्स में क्या होता है, रूट्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ होती है सॉइल के साथ, जिसका वो जो है वाटर को टेकअप कैसे कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि वहां पे जो है कुछ आइंस प्रेजेंट होते हैं। जो ये आइंस है यही कंसंट्रेशन डिफरेंस बना देते हैं, जिसके कारण जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन वाटर की, तो इससे क्या होता है एक स्टेडी मूवमेंट हो पाती है हमारी वाटर की रूट जाइलम में, जिसके कारण एक प्रॉपर कॉलम हो जाता है और स्टेडीली ये ऊपर ऊपर की तरफ जो है सारा वो जो वाटर है वो पुश हो पाता है। जो प्रेशर है वो अपने आप में इनाफ नहीं होता है इतनी लंबी लंबी हाइट तक वाटर को पहुंचाने के लिए। तो जो हमारे प्लांट्स है वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वाटर को जाइलम के थ्रू अपवर्ड बॉडी में पहुंचाने के लिए। जी, अब एक्टिविटी 5.8 में हमें क्या कर कहते हैं, एक दो ना छोटे छोटे से पोट ले लो, वो सेम साइज के होने चाहिए बच्चे, उनमें मिट्टी भी आपने सेम रखनी है। बस आपने एक काम करना है, एक पॉट में तो आप प्लांट डाल लेना, दूसरे प्लांट में दूसरा जो हमारे पास पॉट है ना उसमें स्टिक डालना। स्टिक की ना जो हाइट है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जितनी एक जो मतलब एक आप पॉट ले रहे हो, एक पॉट में तो आप डाल रहे हो प्लांट और दूसरे वाले में ना आप स्टिक सेम हाइट की डालनी है। उसके बाद इन्होंने कहा कहते दोनों को ही आपने प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर देना है। ठीक है बच्चे, प्लास्टिक शीट के साथ कवर करने के बाद इस तरीके से करना है आपने कवर कि वहां से कोई भी इवेपोरेशन का प्रोसेस ना हो पाए, इवेपोरेशन का मॉइस्चर वगैरह जो है उनमें से ना निकल पाए बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको धूप में रखना है आधे घंटे के लिए, फिर देखना दोनों केसेस में क्या डिफरेंस आएगी। पहली बात तो बच्चे वो पॉट जिसमें हमारे पास क्या थी, जिसमें हमारे पास प्लांट है, ये प्लांट वाला, इसमें जो वाटर लॉस होगा, अगर कहेंगे वो जो वाटर लॉस होता है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, पहली बात तो वो लॉस होता है। तो आप देखोगे इसके जो प्लास्टिक कवर है ना इसमें छोटी 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 वाटर वेपर्स दिखेंगे, मतलब इस केस में क्या होगी, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। वही अगर मैं दूसरी बात करूं जिस केस में मैंने क्या लिया है, शिकली है, तो इस केस में आपको कोई ड्रॉपलेट्स वगैरह कुछ दिखेंगे ही नहीं, नो वाटर ड्रॉपलेट। तो इससे हमें क्या पता लगता है बच्चे कि ट्रांसपिरेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि मेजर जो है एक ड्रीवन फोर्स लगाता है कि हमारा जो प्लांट है वो उसमें सारे में वाटर की सप्लाई हो पाए। अब समझ आया बच्चे कि वाटर दूसरा कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन। अब इन्होंने नेक्स्ट लिखा है, कहते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं इतना वाटर सप्लाई करते हैं कि अगर वो वाटर जो लॉस हो जाता है बाय द स्टोमेटा वो रिप्लेस कर देती है हमारा दोबारा से जो जाइलम से जो वाटर आता है लीव्स पे। कहते हैं इनफैक्ट जो इवेपोरेशन होती है ना वाटर वेपर्स की सेल से, वो बाय द सक्शन जो वाटर है वो पुल किया जाता होता है, वो मतलब अगर इवेपोरेशन हो रही है वो भी एक सक्शन की पावर देता है जिससे जो पानी है बहुत ज्यादा पुल हो पाता है जाइलम सेल से। उसके बाद कहते हैं जो लॉस होता है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन है एक तो एब्जॉर्प्शन में और अपवर्ड मूवमेंट जो है वाटर की उसमें हेल्प करता है बच्चे, फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये और हेल्प करता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इवन की जो इफेक्ट है हमारे रूट प्रेशर का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाइट नाइट टाइम जो है वो पूरा वाटर को सारी बॉडी में प्लांट्स की मूव करवाने के, डे टाइम में क्या होता है स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के ही थ्रू मेन जो है फोर्स आती है कि जाइलम जो है पूरी बॉडी में ट्रेवल
हो पाए बच्चे। अब आ गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल। तो अगर मैं इनकी बात करूं, तो हमारा जो खाना बना था फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में, तो ये बनने के बाद बच्चे ये ट्रांसपोर्ट भी तो होना पड़ेगा, जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स बने हैं। तो एक प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस था, अगर मैंने फूड ट्रांसपोर्ट करवाना है तो प्रोसेस कौन सा होगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का बच्चे एक प्रोसेस होता है, ये ना वस्कुलर टिश्यूज में होता है, जिन्हें हम कहते हैं फ्लोइंग। फ्लोइंग में क्या होता है, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट बनते हैं वो तो ट्रेवल करवाते करवाते हैं। इसके अलावा जो फ्लोइंग में बाकी चीजें फोटोसिंथेसिस के अलावा जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, और सब्सटेंस हो गया, इनको भी सारी बॉडी में मूव कराने में हेल्प करता है। जो ये सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमारे बेसिकली कहाँ पे पहुंचाते हैं, जो हमारे स्टोर्ड ऑर्गन्स होते हैं ना, फ्रूट्स हो गए या फिर हमारी रूट्स होगी, सीड होगी, वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन जो होती है फूड की, वो सीव ट्यूब्स में होती है, जो कि अपने एडजसेंट साथ के साथ जो कंपेनियन से लगे होते हैं उनके साथ मूव करवाते हैं, और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करवा पाते हैं। कहते हैं कि जो, जैसे कि हम जाइलम की बात करें, वो उसमें तो सिंपली पता लग रहा था, एक ट्रांसपीरेशन का एक सिंपल फिजिकल फोर्स लग रही है, जिसके कारण सारा वो जो खाना, कहते हैं इससे तो हमें ये पता लग रहा था कि जाइलम बेसिकली क्या होता है। कहते हैं जाइलम में तो पता लग रहा था कि फिजिकल फोर्स, जो ट्रांसपीरेशन की फोर्स है, उससे सारा जो हमारा वाटर है वो मूव हो पा रहा था। ये जैसे कि अगर मैं सुक्रोज की बात करूं, सुक्रोज अगर हमने फ्लोइंग टिश्यूज के थ्रू ट्रांसफर करवाने, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में। जैसे ही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टिश्यूज में इंक्रीज होता है, वैसे ही मूव जो वाटर जो है मूव करने लग जाता है। यही जो प्रेशर है वो मटेरियल्स को भी फ्लोइंग से टिश्यूज तक मूव करने में हेल्प कर देता है, टू दी लेस प्रेशर एरियाज। इसी के कारण जो हमारा फ्लोइंग में है, इससे जो मटेरियल है वो मूव कर देता है वो सारे प्लांट्स के पार्ट्स में जहां पे उनको जरूरत है। कहते हैं स्प्रिंग्स में जो रूट्स और स्टेम्स में बच्चे शुगर स्टोर होती है, ये बर्ड्स यूज करते हैं इनमें से एनर्जी अपनी ग्रोथ के लिए बच्चे। उसके बाद अब हमने सारी चीजें बना ली, उसकी ट्रांसपोर्ट करवा ली, जो वेस्ट बनता है, वेस्ट को भी तो अब हमने बॉडी से निकालना है, तो वो कैसे हो पाता है अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमें पता है, कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में गैशियस वेस्ट होते हैं, जो कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो इनमें कुछ गैसेस वेस्ट होते हैं, और इधर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती हैं, जिससे जो नाइट्रोजस मटेरियल है उनको भी हम अपनी बॉडी से निकाल पाते हैं बच्चे। जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे हम मेटाबॉलिक जो बहुत गंदे गंदे हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बॉडी में से निकाल पाते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। हमारे हर ऑर्गेनिज्म के पास एक अलग सिस्टम, एक अलग पैटर्न है, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी में से वेस्ट निकाल पाते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें बिल्कुल ही सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी में सारा वेस्ट निकाल पाते हैं। वही अगर मैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो ये काम करते हैं। अगर मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी के सिस्टम की बात करूं, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें, जैसे स्वेट हो गया हमारा, हमारा यूरिन हो गया, हमारा फीसिस हो गई, इस फॉर्म में हम वेस्ट को निकाल रहे हैं, तो इनको ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है, पेयर ऑफ किडनीज आती हैं बच्चे, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, और यूरेथ्रा आता है। किडनी जो है हमारे एब्डोमेन में होती है, बेसिकली हमारी जो बैक बोन होती है ना, उसकी दोनों साइड पे होता है। यूरिन जो है वो हमारी किडनी में से पास होते हुए हमारी किडनी में हुआ, यहाँ पे यूरेटर, और यूरेटर के बाद उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर्स में आके यहाँ पे स्टोर होते हैं, जब तक कि वो हमारे आगे यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल ना पाए। अब इन्होंने कहा कैसे हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, यूरिन कैसे बनता है, जितना भी हमारा ब्लड है, एक तरीके से ना छाननी नहीं होती, जैसे चाय में से आप ऊपर ऊपर जितना भी हमारे पत्ती वगैरह उसको निकालते हो, वैसे ही हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें जो ब्लड है उसमें जितना भी वेस्ट है वो तो आगे हमारा बॉडी में से बाहर निकलने के लिए वो ट्यूब्स में आ जाता है, और जितना भी हमारा अभी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हमारी मेन ब्लड स्ट्रीम में आके हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है बच्चे। इस तरीके से हमारा यूरिन की प्रोडक्शन होती है बच्चे। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ था, कहते हैं जो हमारा यूरिन है, बेसिकली हम जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में उनको फिल्टर करते हैं। वैसे ही जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी
ब्लड में से लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर होते हैं। वैसे ही हमारे कुछ नाइट्रोजस वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इनको हम ब्लड में से किडनी में निकाल, मतलब कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, और जो हमारा नाइट्रोजस वेस्ट है वो हम किडनी के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर निकालते हैं बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी किडनी जो है एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है बच्चे। हमारी किडनी में बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज होती हैं बच्चे। कैपिलरीज जो है ये जो है कप शेप एंड्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये जो आप देख रहे हो बोमेन कैप्सूल की जो है एक तरीके से फिल्ट्रेट है, जहां से बहुत लार्ज अमाउंट में हमारा ब्लड आ रहा होता है और यहाँ पे फिल्टर आउट होने के लिए आगे जा रहा होता है बच्चे। हर किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी में जो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज को फिल्ट्रेट करते हैं, अमाइनो एसिड सोल्ट हो गया और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हो गया। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है इन ट्यूब से। बेसिकली ना दो ट्यूब्स जा रही होती है, एक इस डायरेक्शन में जा रही होती है जो वुमेन कैप्सूल है उससे आगे, और एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट ट्रेवल हो रही होती है ऐसे, जिसका फेस भी इस डायरेक्शन में होता है। तो बेसिकली यहाँ से जितना भी हमारा फिल्टर आउट है वो आगे जा रहा होता है बच्चे। अब जब यहाँ से जा रहा होता है बच्चे, एज पर प्रेशर ग्रेडियंट, जो चीजें अभी भी हमारी बॉडी में चाहिए वो तो हमारी ब्लड स्ट्रीम, ये येलो वाली है, ये तो हमारी ब्लड स्ट्रीम है, इसमें वापिस बच्चे आ रही होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ये ब्लू वाली, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है। तो जो फिल्टर आगे जा रहा है, अगर हमें लगता है कुछ अभी भी हमारी बॉडी में यूजफुल चीजें जो हमारी बॉडी अभी यूटिलाइज कर सकती है, वो इनमें दोबारा से रीअब्सॉर्प्शन हो जाती होती है बच्चे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। समझ आई बच्चे बात? कहते हैं जो हमारा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि कितना हमारी बॉडी में से एक्सेस वाटर है उसके बाद, और उसमें से कितना डिजोल्व हो पाया वेस्ट के साथ जब हम उसको एक्सट्रीट करें। जो यूरिन है हमारा वो हर किडनी के हर पार्ट में बन रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रिब्यूल्स के थ्रू वो आगे कनेक्ट करते हुए जा रहा है बच्चे। तो अगर मैं बात करूँ, यूरिन जो है वो पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद एक प्रेशर वहां पे एग्जर्ट होते हैं जिसके कारण हमारे यूरेथ्रा के थ्रू हम अपनी बॉडी में से यूरिन को पास आउट करते हैं बच्चे। जो ब्लैडर्स होते हैं ना बच्चे वो मस्कुलर होते हैं जो कि नर्वस कंट्रोल में होते हैं, और अगर बाय चांस ये चीज हमारी बॉडी ना कर पाए तो उस केस में हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी रह जाती है, तो उसको बाय डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है बच्चे, आपका ना यहाँ पे एक वेसल होता है, ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है। तो आपका ब्लड जैसे यहाँ पे ने पंप किया, यहाँ पे एक तो अपने डायलिसिस सोल्यूशन ले लिया, दूसरा जितना भी आपके पास आपकी बॉडी में से फिल्ट्रेट होगा वो तो इस साइड आ जाएगा। जो आपका प्योर ब्लड है वो दोबारा से बॉडी में इंसर्ट किया जाता है बच्चे। इस तरीके से आपके ब्लड को टॉक्सिक फ्री बनाया जाता है और आपके ब्लड में प्रॉपरली एक्सक्रीशन हो जाती है जो वेस्ट है। अब कहते किडनी जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे फैक्टर, चाहे इन्फेक्शन ला लो, बीमारी लगा लो, इंजरी लग गई है, ब्लड फ्लो अगर कम होने लग गया है, तो इससे क्या होता है जो पॉइजनस वेस्ट है वो हमारी बॉडी में रह जाता है। अगर वो बॉडी में रहते हैं तो इससे हमारी डेथ हो सकती है बच्चे। उस कंडीशन में हमें आर्टिफिशियल किडनी को यूज करना पड़ता है। बेसिकली ये क्या है, एक डिवाइस होता है जिससे हम जो नाइट्रोजियस वेस्ट हैं उनको डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू बॉडी में से बाहर निकालते हैं। आर्टिफिशियल किडनी बेसिकली क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल होती हैं। इनमें ये आगे फर्दर एक टैंक के साथ कनेक्टेड होती है डायलिसिस फ्लूइड के साथ। जो ये फ्लूइड है इसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जितना हमारे ब्लड का होता है, एक्सेप्ट जितना हमारे ब्लड में नाइट्रोजस वेस्ट है उसको एक्सक्लूड करते हुए। जब पेशेंट का ब्लड है वो इन ट्यूब से पास कराया जाता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते जब हम पास करवाते हैं जो वेस्ट है हमारे ब्लड में से वो डायलिसिस फ्लूइड के साथ मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वो हम उसको अलग से सेपरेट आउट कर लेते होते हैं बच्चे। ये चीज है, और हमारा जो प्योर ब्लड है वो दोबारा से हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता होता है। बट इसमें एक डिफरेंस होता है कि इस कंडीशन में अगर बाई चांस हमारे ब्लड में कुछ यूजफुल चीजें उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी जो कि हेल्दी ह्यूमन कर पाता है। और
हेल्दी ह्यूमन के पास कैपेसिटी है कि हमारी किडनी एक दिन में 180 लीटर्स जो है उसको फिल्ट्रेट कर पाए। बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी जो सीरियस बेस पे एक्सक्रीट कर पाती है वो सिर्फ 1 से 2 लीटर ही वाटर है। क्यों? क्योंकि बाकी का जो है हमारी किडनी टेब्यूल्स में क्या हो जाता है बच्चे, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर मैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात कर रही हूँ तो जो हमारे प्लांट्स है ये ना डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं एक्सक्रीशन के लिए एज पर एनिमल्स। जो ऑक्सीजन है ये इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि इनके फोटोसिंथेसिस के थ्रू निकलता है बच्चे, और ये प्रॉपरली डील करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इवन की जो एक्सेस वाटर होता है ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी में से निकाल देते हैं। जो जितने भी इनके बाकी के वेस्ट है वो क्या करते हैं, इनको इनके मोस्टली जो मतलब सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, तो ये अपने उस पार्ट को ही अपनी बॉडी में से अलग कर देते हैं बच्चे। जैसे लीव्स के जो होते हैं डेड लीव्स वगैरह रेड ऑफ कर देंगे इस तरीके से। वैसे कुछ जो हमारे काफी ज्यादातर प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर देते हैं अपनी सेलुलर वैक्यूल्स में। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये स्टोर होने के बाद लीव्स की फॉर्म में नीचे फॉल ऑफ होके गिर जाते हैं। वैसे ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे मैं रेजिन की बात करूं, गम्स की बात करूं, ये मोस्टली ओल्ड जाइलम वगैरह में होते हैं, ये अपने पास स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं जो प्लांट्स हैं बहुत सारे जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देते होते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन बेसिकली क्या है, जब कोई इंसान अपना ऑर्गन किसी दूसरे इंसान जिसकी कोई ऑर्गन नॉन फंक्शनल है उसको डोनेट कर दे। बेसिकली ये कब किया जाता है, जब डोनर के कंसेंट हो प्रॉपरली, उसकी फैमिली का कंसेंट हो, रिगार्डलेस उसकी एज क्या है उसका जेंडर क्या है बच्चे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है, किसी को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन जो है क्यों जरूरी होता है, जब किसी इंसान का कोई बॉडी पार्ट या तो डैमेज हो जाए या फिर फेल हो जाए किसी बीमारी के कारण या फिर किसी इंजरी के कारण। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है बच्चे ये सर्जिकली होता है, जब एक इंसान की बॉडी में से उसका ऑर्गन लिया जाए और दूसरे में इंसर्ट किया जाए। कॉमनली जो ट्रांसप्लांटेशन होती है वो किस किस की होती है बच्चे, कॉर्निया हो गई, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, बोन मैरो हो गया। मतलब आपकी बॉडी का कौन सा ही पार्ट हो गया वो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ज्यादातर मोस्टली ये जो डोनेशन होती है वो एक डोनर के बनने के बाद होती है या फिर जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि किसी इंसान का ब्रेन अब डेड हो चुका है। बट कुछ जो ऑर्गन्स है, जैसे मैं बात करूं किडनी की बात करूं, लीवर की बात करूं, लंग्स की बात करूं या फिर टिश्यूज की बात करूं, जब एक इंसान जिंदा है उस कंडीशन में भी ये डोनेट कर सकता होता है बच्चे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपने पूछना है, लेट मी नो। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा।